नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज आप जानते ही हैं 3 राज्यों में वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड में, गोवा में और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान। उत्तराखंड और गोवा में आज ही एक ही चरण में पूरी वोटिंग हो जाएगी, जबकि यूपी में आप जानते हैं 7 चरणों में मतदान होना है। आज दूसरे चरण का मतदान है। 55 सीटों पर 9 जिलों में यह वोटिंग चल रही है। दूसरे दौर में योगी एक कदम आगे बढ़े या अखिलेश मजबूत हुए, यह 10 मार्च को पता चलेगा जब नतीजा आएगा। आपको बता दें, दूसरे चरण में योगी सरकार के कई मंत्री और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर है। यह देखिए, यह है वो बड़े बड़े नाम जो आज अपनी किस्मत का फैसला होते हुए देख रहे हैं। आज जिन 9 जिलों में वोटिंग है, वहां करीब 7 जिले ऐसे हैं जहां 40 से 50% मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं। 40 से 50% मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा भी आपको दिखा देंगे। 3 बजे तक, 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 3 बजे तक 52% मतदान हो चुका है। सुबह मतदान शुरू होते ही वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई ऐसे जिले थे जहां सिर्फ 2 घंटे में 25% वोट सुबह सुबह पड़ गए। फिलहाल वोटिंग की जो रफ्तार है, उससे लगता है कि कुछ इलाकों में 2017 का रिकॉर्ड, जो कि 61% का था, वो टूट सकता है। अब 3 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है। 5 बजे तक का आंकड़ा थोड़ी देर में हमें मिल जाएगा, आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर, घड़ी में 5 बज चुके हैं, यानी वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक 52% वोट पड़ चुके हैं। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज आया है, उसके हिसाब से यह दूसरे चरण का मतदान क्या कहता है? राष्ट्र की बात में यही सवाल पूछेंगे आज। ग्राउंड जीरो से मेरे कई सहयोगी, कई रिपोर्टर, संवाददाता मेरे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से संजू वर्मा और समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबको लाइए स्क्रीन पर। सबसे पहले कुछ एक अपने रिपोर्टर्स से बात कर लेते हैं, क्योंकि मतदान अभी अभी खत्म हुआ है। राजीव रंजन है मेरे साथ, उनको आप देख पा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी हैं, प्रभाकर मिश्रा भी लाइव हैं, प्रशांत गुप्ता लाइव हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से हैं और संजू वर्मा बीजेपी से बस जुड़ने वाली हैं। सभी का स्वागत। सबसे पहले राजीव रंजन, आपके पास आ रहा हूं। राजीव, सुबह से आपने अभी तक क्या देखा? कैसी वोटिंग हो रही है? कितने % तक ये मतदान पहुंच सकता है और कौन कौन से मुद्दों पर दूसरे चरण में वोट पड़े आज? राजीव। देखिए मानक, 9 सीटों पर मतदान हो रहा है और 9 सीटों को मैं अलग अलग करना चाहूँगा। बिजनौर और सहारनपुर में दूसरे तरह की बात है। वहाँ पर बीएसपी ने कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों में थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उसको बीएसपी, और वो दमदार कैंडिडेट हैं। तो सहारनपुर, बिजनौर का कई सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष भी है। अब आ जाइए आप मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, ये 4 इलाके जो हैं, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 40 से 50-55% कहीं किसी सीट पर मुस्लिम हैं। और अगर आप ये देखें तो सहारनपुर और बिजनौर और ये 6 जिलों को मिला करके कुल 34 सीटें आती हैं। और 34 सीटों में पिछली बार विपक्ष ने 15 सीटें जीती थी और 19 बीजेपी ने जीती थी। तो 2017 में भी इस इलाके में बहुत तगड़ी लड़ाई थी। वो लड़ाई इस बार भी इन 6 जिलों में बहुत ही तगड़ी है और मैं कहता हूं कि 1 to 1 है ज़्यादातर। तो इसमें ये कह पाना कि कौन कितनी सीट रिटेन करेगा, लेकिन ये मैंने देखा है कि कई मुस्लिम मतदाताओं में एक बिखराव जो जिस तरीके का है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम देखने को है, और उनका ध्रुवीकरण अगर आप कहें तो पिछली बार से ज्यादा हुआ। अब अगर हम रुहेलखंड के 3 जिलों पे आ जाएं, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, यहाँ पर जो 21 सीटें हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीत ली थी। इस वक्त मैं बरेली में हूँ, सुबह रामपुर था, फिर मुरादाबाद भी दोपहर में था, मैं बरेली आ गया हूँ। तो यहाँ की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। बदायूं की 6 में से
5 सीटें जीत ली थी, शाहजहांपुर की 6 में से 5 सीटें जीत ली थी। सिर्फ 2 सीट 21 सीटों में विपक्ष को मिली। 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में अपना प्रदर्शन दोहराने की बहुत बड़ी चुनौती भी है। वो इलाका जो है वो निश्चित तौर पर अगर ध्रुवीकरण होगा तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन बात यही है कि किस तरीके की वोटिंग हुई है ये भी देखने वाली बात है। मैं जहां पर हूं, मैंने आपको इन 3 जिलों को बताया, तो ये अलग अलग पैटर्न पर वोटिंग हुई है। लेकिन इतना जरूर है मानक कि ये 2 चरणों के चुनाव में जो लड़ाई दिखने को मिली है, अगर यही लास्ट तक चलती रही तो फिर यह बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन कितना आगे है, क्योंकि जमीन पर लड़ाई दिखाई दे रही है। ओके, अब आप बरेली में हैं, जब भी बरेली का जिक्र आता है तो फिर एक गाना जहन में आता है। क्या माहौल क्या है बरेली का? आप तो घूमे हैं ना वहां पर राजीव, जमीन पर क्या माहौल है? कौन कौन से मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? ध्रुवीकरण और विश्लेषण वो सब ठीक है, लेकिन जमीन पर जब बात कर रहे हैं कौन कौन से इश्यूज निकल के आ रहे हैं वहां पे? देखिए, एक बड़ा तबका, मैंने बताया ना, बरेली में उस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस नहीं है जैसा उन 4 जिलों में है। और एक बड़ा तबका है जो गरीबों का है, वो किसी जाति धर्म का हो, जाति का हो, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कि शौचालय, जो कि मकान, जो कि राशन पर वोट कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि योगी मोदी ने मकान दिया, शौचालय दिया, अनाज दिया, राशन दिया, अब उनको आज वापस करने का दिन था। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन जिस तरीके का ध्रुवीकरण पिछले चुनाव में हिंदू वोटों का हुआ था, मैं कहूँगा वो ध्रुवीकरण थोड़ा कम दिखाई दिया है। लेकिन तब भी इन 3 जिलों पर मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बेटर पोजीशन में रहेगी विपक्ष के मुकाबले। ठीक है। और राजीव, आपने पहले चरण का मतदान भी देखा था और अब दूसरे चरण का भी देख रहे हैं, तो क्या मुद्दे बदले हैं कुछ पहले चरण से दूसरे चरण में? क्योंकि लगे हुए इलाके हैं इसीलिए। देखिए मानक, अगर जमीन की बात कही जाए तो पहले चरण में पूरे सारे राजनीतिक दलों का और सारे राजनीतिक पंडितों का और हमारा आपका भी इसी पर जोर था कि जाट और मुसलमानों ने एक जगह वोट किया है कि नहीं किया है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, मुजफ्फरनगर कैराना ज्यादा डोमिनेट करेगा या किसान आंदोलन करेगा। दूसरे चरण में आपको पता ही है कि इस इलाके में आजम खान, इस इलाके में शमशान, कब्रिस्तान, कितनी बातें इस इलाके में हुई हैं। इसी इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में 3 दिन का डेरा डाला था। इसी इलाके में 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने एक जबरदस्त रोड शो किया था। तो ये जो 4 जिले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, संभल और रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद, वहाँ का वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ मुसलमानों की वोट पर निर्भर करता है। और अगर उनके वोटों में बिखराव नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उस इलाके में थोड़ी चिंता की बात होगी। ओके राजीव, एक चीज और, उसके बाद मुझे पता है आपको माहौल क्या है, अपने शो को तैयार करने के लिए भी जाना है। राजीव, आप रामपुर भी होकर आए हैं। आज आजम खान और उनके परिवार की किस्मत का फैसला होना है, उनकी असली परीक्षा होनी है कि जब से जेल गए हैं उसके बाद से जमीन पर वाकई उनकी फॉलोइंग है, कम हुई है, या फिर उनके लिए हमदर्दी बढ़ी है, समर्थन बढ़ा है। आपने जमीन पर रामपुर में उसके आसपास क्या देखा राजीव, आजम खान का फैक्टर? जो सबसे बड़ा फैक्टर आजम खान के बारे में मैंने देखा मानक, वो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 30-35 सालों से मतलब 20-25 सालों से तो हम लोग रामपुर जाते ही रहते हैं। आमतौर पर खुलेआम माइक पर या राह चलते चौराहों पर इधर उधर कोई आदमी आजम खान के बारे में, उनके बाहर रहते, उनके मंत्री पद पर रहते या विपक्ष में रहते, बोलने से परहेज करता था। लेकिन अब यह बदलाव आया है कि आप किसी चौराहे पर 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें 2-3-4 आदमी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आजम खान को अपने किए की सजा मिली है, आजम खान ने गलत किया है। 6 लोग अगर आजम खान की तारीफ करते हैं तो 4 लोग खुले आम तौर पर ये बोलने लगे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और दूसरी बात ये कि मैंने जो पहले आपको बताया, 8 उम्मीदवार वहां पर 8 उम्मीदवार कुल हैं रामपुर की सीट पर, 7 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, 1 आकाश सक्सेना अकेले हिंदू उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, और
MIM ने असदुद्दीन ओवैसी ने रामपुर में अपना कैंडिडेट नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट वहां के नवाब है, उनका अपना एक जनाधार है। बगल वाली स्वार सीट से उनके परिवार के लोग जीते हैं। आपको पता ही है कि रामपुर के नवाब कितनी बार कांग्रेस से लोकसभा के सांसद उनके परिवार के लोग रहे। तो अब लड़ाई अगर नवाब साहब अच्छी खासी लड़ाई अगर उन्होंने दे दी तो आजम खान की भी परेशानी बढ़ सकती है। वैसे ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आजम खान जो 4 दशकों से उनका दबदबा रामपुर में है, शायद ऐसे तैसे इस बार कायम रह जाए। थोड़ी सहानुभूति भी उनके प्रति देखने को मिल रही है। ओके, शुक्रिया राजीव इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और राजीव के अलावा आप अपनी स्क्रीन पर मेरे जो रिपोर्टर्स देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कुमार गौरव को आप देख रहे हैं। कुमार गौरव मेरे साथ मुरादाबाद से लाइव हैं, सहारनपुर से संजीव त्रिवेदी हैं, बिजनौर से प्रभाकर मिश्रा हैं और शाहजहांपुर से प्रशांत गुप्ता भी हैं। पहले मुरादाबाद, और मुरादाबाद पहले इसलिए क्योंकि आज जिन 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है 9 जिलों में, कुमार गौरव, यहां पर अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, 50 से 55%। जरा बताइए सुबह से कैसी वोटिंग आपने देखी है अभी तक, और जरा कुछ लोगों से बात करिए किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। कुमार गौरव। ये गाड़ी किसकी गाड़ी? देखिए मानक, बिल्कुल यहाँ का जो समीकरण है, अगर आप मुरादाबाद की बात करें तो वैसे तो व्यापारिक इलाका कहा जाता है, लेकिन 6 में से 2 सीटों पे बीजेपी है, 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी। आज मैं लगभग 3 से 4 विधानसभा में घूमा हूँ और वोटिंग परसेंटेज शहर की अगर बात करें तो 49-50% है, गाँव में इससे थोड़ा ज्यादा है। जो बाकी विधानसभा है, मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र हुआ, काट हुआ और बाकी जो क्षेत्र है वहां पे, लेकिन मुख्य तौर पर जो 80-20, 85-15 जब मामला उलझता है तो कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि वो विकास और रोजगार पे वोट कर रहे हैं। तो कुछ लोग, चूंकि मैं अभी जहां हूं वो शहरी क्षेत्र है और यहां से बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं और वही उनको ही बीजेपी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। मैं जनता से ही जानना चाहता हूं, आप युवा हैं, जब वोट देने का तो क्या सोचकर दिया? विकास के लिए दिया, 80-20 पे दिया, 85-15 पे दिया, किस पे दिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने तो सिर्फ उसी पार्टी को वोट दिया है जिसने उत्तर प्रदेश को पिछले 5 सालों में उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में विकास, भयभुक्त समाज को स्थापित करने का काम किया है। मैं रोजगार का क्या है आपको? आप तो युवा है। आपको बता देना चाहता हूं कि इस सरकार में वही लोग परेशान हैं जो पिछली गुंडा राज वाली सरकारों में जो 2 नंबर के कारोबार करते थे और भूमाफिया थे, जिनके रोजगार गए हैं वही हैं, उन्हीं को जेल में पकड़कर डाला गया है। बाकी इस सरकार ने वो काम किए हैं कि भूमाफियाओं की जमीन को बेच करके गरीबों को उसमें घर का आवास योजना का। ठीक है, युवा वर्ग भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप बताएं क्या सोचकर आपने वोट किया है और क्या मन में रहा है? क्योंकि रोजगार वगैरह की समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने सुशासन समझ करके वोट दिया है और जो फैसिलिटी, जो सुख सुविधाएं हमें योगी राज के अंदर मिल रही हैं, वो पिछली सरकारों ने हमें कोई सुविधाएं नहीं दी। जैसे कोरोना काल बीता है तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वो सड़कों के ऊपर थी और जो गवर्नमेंट थी वो सब अपने घरों के। यहाँ विधायक बीजेपी के थे, विकास हुआ क्या? कुछ नहीं, विकास तो हुआ है। मिस्टर रितेश गुप्ता जी ने खूब विकास कभी करवाया है, सबके सुख दुख में साथ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कोरोना काल के अंदर वो सबके साथ, मतलब सड़कों के ऊपर 80-20 पे नहीं गए हिंदू मुसलमान। नहीं, 80-20 का मतलब ये है कि जो 20% वो लोग बाग हैं जो बीजेपी से चिढ़ते हैं या सुशासन नहीं चाहते हैं। आप बताएं, आप क्या आप युवा हैं? हाँ, रोजगार की समस्या है? नहीं, रोजगार की समस्या नहीं है, केवल विकास पे वोट दिया है हमने। और पिछली गवर्नमेंट से बहुत अच्छी गवर्नमेंट है योगी गवर्नमेंट। गुंडे परेशान है केवल, जो नंबर 2 काम करते हैं, बाकी सब सही है। आप बताएं क्या सोच के वोट किया? क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग विकास की बात। 5 साल में मुरादाबाद जनपद में कितने अस्पताल बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, ये सब खड़े हैं। कोई में ये डाटा देखते हैं। 2012 से 2017 क्या बना ये बताइए जी। पुराने पे मत जाइए, अभी क्या हुआ उस पर समझे? कोई कॉलेज नहीं बना यहाँ पर, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, कोई अस्पताल नहीं बना है। जो पुराना चला आ रहा है वही चला आ रहा है, समझे? ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। अब आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं, लंबे वक्त से, इनसे ज्यादा वक्त से वोट आप डाल रहे होंगे, क्या सोचकर वोट दिया है? क्या धर्म, 80-20, 85-15, विकास, रोजगार, क्या? विकास पर वोट दिया है और अपने हिंदुत्व पे वोट दिया। हिंदुत्व पे वोट दिया। बिल्कुल, तो वो 80-20 हो गया ना। आप बताएं, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में कि अगर आप जैसे देखें तो पूरे वर्ल्ड में 75 मुस्लिम शासित देश हैं। अगर हम हिंदू हैं और हमारा ये एक ही हिंदू देश है, तो अगर हमारा राष्ट्रवाद हिंदू बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
देखिए अमूमन जो कुमार जरा ये कोई गाना गा रहे थे कुछ लड़के, कौन सा गाना गा रहे थे? यहाँ जरूर विकास और रोजगार की बात की है। भगवा लहराएंगे, ये मनोज तिवारी का गाना गा रहे हैं, सुनाइए क्या गा रहे थे आप? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ओके, ऑल राइट, ओके, समझ गया। प्रभाकर मिश्रा के पास जा रहा हूं। देखिए यही है, अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी आप देखेंगे हमारे संवाददाता एक सीट से दूसरी सीट, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा, एक जिले से दूसरे जिले, 9 जिलों में वोटिंग है आज 55 सीटों पर, सब जगह जा रहे हैं, अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। प्रभाकर के पास जा रहा हूं। प्रभाकर, कैसी वोटिंग देखी आपने दिन भर? किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है और अभी क्या हाल है प्रभाकर? मानक, पहले अभी का हाल बता दूं कि जिस तरह से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक उसी तरह से कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस इंतजार में रह गए कि वो पार्टी सरकार में आएगी, और पार्टी जब सरकार में नहीं आई तो उनके समर्थकों ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। कुछ नजारा यहां पर उसी तरह से, जिस तरह से मैं लगातार आपका इंतजार करते रहा हूं, 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। तो हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। मानक, मैं सुबह जब शुरुआत हुई थी वोटिंग की, तो मैं बिजनौर में सदर में था और वहां पर एक बार लगा कि मौसम बहुत अनुकूल है और कमल खिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे धूप खिली, कमल मुरझाता गया, अब नल से पानी गिरने शुरू हो गया है। कहीं कहीं हाथी की रफ्तार मुझे दिख रही है। हमारे साथ कई लोग हैं, मैं इनसे बात करूं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि यहां पर किसानों का मुद्दा भी है। यहां पर एक बात और है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में कुछ लोग ये कहते थे कि कानून व्यवस्था एक मसला है, यहां भी लोग कह रहे हैं कि विकास मसला है, लेकिन विकास हुआ नहीं है। और एक बात और, वो ये कि बदलाव चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, और किसी के पास कोई तर्क नहीं है। तय कर लिया है कि बदलाव करेंगे। क्या है जी? बदलाव, विकास जरूरी है। चांदपुर में, चांदपुर की NH24 बिजनौर रोड पूरा टूटा हुआ पड़ा है। हर रोज वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्राली पलट रही है। अब भी वहाँ पे बरसीन की ट्राली पलटी हुई है। यहाँ की समस्या है। एक एक करके क्या समस्या है यहाँ पर, मुद्दा क्या है? बदलाव चाह रहा, बदलाव अखिलेश बदलाव चाह रहा है। बदलाव, यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। अरे क्यों बदलाव चाह रही है, क्या खराब है? क्योंकि विकास नहीं हुआ पिछली बार, इसलिए बदलाव चाह रही है जनता। हाँ जी, बदलाव चाह रहा है। महंगाई से बहुत तंग आ गई है जनता है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है और ये कम होना चाहिए। 2017 में 73-74 रुपए पेट्रोल बिकता था और आज देख लो स्थिति, 95 रुपए लीटर पेट्रोल है और डीजल 100 रुपए लीटर के पार है। हाँ, अब बताइए, वोट दिया आपने, क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पर? महंगाई की वजह से दिया जी। हाँ। महंगाई बहुत हो रही है सरकार के खिलाफ। सरकार। मानक, हाँ, आप नेता हैं? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। मैं तो आप जैसा ही हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। तो क्या मुद्दा है यहाँ का, चांदपुर का? देखिए, मुद्दा तो पूरे देश में एक ही है, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था भी कोई बढ़िया नहीं है। कानून व्यवस्था कोई बढ़िया नहीं है। वैसे मंचों से तो बड़े दावे किए जाते हैं कि साहब हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। और मैं तो सबसे पहले जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो है आपके जो इलेक्शन हुआ बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ इलेक्शन। लेकिन जैसी अफवाह लोगों ने उड़ा रखी थी यहाँ पे, हमारे यहाँ हमेशा, देखिए ये बात कहने की नहीं होती, लेकिन ये हमारे यहाँ कहने की नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर इलेक्शन जो है यहाँ जातिवाद और धार्मिक उस आधार पे हुआ करता है। लेकिन इस बार जनता ने जो चुना है, जनता ने जो वोट किया है, वो किया है इंसान देख के। मानक, ये वही बिजनौर है जहां पर प्रधानमंत्री की एक सभा होनी थी। अचानक ये खबर आई कि मौसम खराब हो गया, प्रधानमंत्री ने उस सभा को रद्द कर दिया था और बिजनौर वाले चिल्लाते रह गए थे कि अच्छी धूप खिली है। ऑलराइट। सुबह, जैसा मैंने कहा कि सुबह फूल अच्छा खिला था। शाम होते होते फूल थोड़ा थोड़ा मुरझा रहा है। हाथी दिख रही है सड़कों पर, साइकिल की रफ्तार थोड़ी तेज दिख रही है। कोको भी मुझे मानक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इस बिजनौर में। हाँ, मैं समझ गया कोको से आपका मतलब। ओके प्रभाकर, शुक्रिया। संजीव त्रिवेदी और प्रशांत गुप्ता मेरे साथ रहेंगे, लेकिन संजू वर्मा और अतुल सक्सेना है, पहले उनसे थोड़ी बात कर लें। संजीव, थोड़ा सा और इंतजार, प्रभाकर आ रहा हूं, प्रशांत आ रहा हूं इसके बाद, क्योंकि संजू वर्मा ने अब तक 3-4 ग्राउंड रिपोर्ट्स तो हमारी सुन ली है और 52% वोट संजू 3 बजे तक पड़ा है, 52%। और फर्स्ट फेज में आपको पता ही है 60-61% के आसपास वोटिंग हुई थी। संजू, 2 सवाल, एक, 52% क्या कह रहा है आपके हिसाब से, और दूसरा, आपके पास कोई ग्राउंड रिपोर्ट आ रही होगी, मुझे पता है आप पार्टी की प्रवक्ता हैं,
पार्टी के यूपी यूनिट से आपके पास कुछ खबरें आ रही होंगी, छन के ग्राउंड पर क्या हो रहा है? संजू वर्मा। मार्क जी, आप बहुत ही मजे हुए पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। आपको पता है कि बीजेपी के हर बड़े नेता ने हर बड़े और छोटे मंच से साफ शब्दों में स्पष्टीकरण के तौर पे कहा है, हम इस बार भी 300 पार करेंगे और बीजेपी वापस सत्ता में आएगी, इसमें दो राय नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स की बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैं बड़ी विनम्रता से यही कहूंगी कि समटाइम्स एनफ इज नॉट एनफ। जितना भी विकास करिए, हमेशा गुंजाइश रहती है इंप्रूवमेंट की, गुंजाइश रहती है कि इसको और बेहतरीन बनाया जाए ढांचे को, चाहे वो आर्थिक ढांचा हो, चाहे वो विकास के मुद्दों को लेकर ढांचा हो, चाहे वो क्राइम रेट को और कम करने की बात हो। मैं ये कहूंगी और पूरी से बोल रही कि सपा के नेतृत्व के तहत 2012 से 2017 तक, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं आज दोहराऊंगी, क्राइम का कन्विक्शन रेट 32 से 34, 32 to 34% था। क्राइम का कन्विक्शन रेट 64% है और ये एनसीआरबी का डेटा कहता है, संजू वर्मा नहीं कहती। रहा तो मुझे एक बात बताइए मानक जी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी 47,000 रुपीज था, 50,000 रुपए से कम। आज वो 72,000 रुपए है और पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी एब्सोल्यूट टर्म्स में उत्तर प्रदेश की है। 18 लाख करोड़ है उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की। तो ये कहना कि यहाँ विकास हुआ नहीं है, ये सरासर गलत है। ओके, ऑल राइट। अतुल सक्सेना, अतुल, ये 52% 3 बजे तक, क्या लग रहा है आपको कितने % वोटिंग हो जाएगी 5 बजे तक? और आपके हिसाब से किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? वैसे तो मैंने कई आवाजें सुनाई हैं, पर आपकी क्या रिपोर्ट है, आपका दावा क्या है आज? देखिए महाराज जी, वोट अच्छा पड़ रहा है और प्रचंड तरीके से जब वोट पड़ता है तो सरकार के खिलाफ एक लहर है, इसलिए लोग टर्न आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं अपने घरों से, इस सरकार से निजात चाहते हैं। और महाराज जी, आप ये देख लीजिएगा, 7 चरणों में जो चुनाव होना है, जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे उतनी ही रफ्तार से साइकिल दौड़ेगी। जैसे आज दूसरे चरण का मतदान है तो साइकिल आज दुगनी रफ्तार से दौड़ रही है। अभी देखिए, बिजनौर की आपने बात करी, ये बहुत अच्छा रहा कि प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज नहीं उड़ा। यदि प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज उड़ जाता तो पंजाब की तरह फिर से यूटर्न लेना पड़ता और न जाने कौन से अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ता। तो ये अच्छा हुआ कि उनका हवाई जहाज जो है बिजनौर के लिए नहीं उड़ा। दूसरा, आपने पूछा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। संजू जी की बात का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर देने का काम किया और एनसीआरबी के डाटा की बात कही। एनसीआरबी का डाटा संजू जी 96% का उछाल बताता है क्राइम के रेट, और आप यहाँ बात कर रही हैं। दूसरा, आपने जीडीपी की बात कही। अरे, जिस उत्तर प्रदेश में लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, व्यापार बंद हो चुके हैं, वहाँ आप जीडीपी की बात करती हैं। ये सब लेक्चरबाजी से संजू जी काम नहीं चलेगा। देखिए, आज जो बेसिक मुद्दा है वो रोटी रोजगार का है, वो रोटी रोजगार का है, ना ही आपके लाल टोपीधारी जो लेक्चरबाजी करते हैं उस पर आपको आपत्ति नहीं। आपके लाल टोपी तो टोटी चोर चलाते हैं, गेस्ट हाउस में टोटियां और मार्बल की टाइल्स चोरी करके ले गए, और आप क्या आप छोटी छोटी बातें यहाँ मुझे बैठकर नैतिकता पर ये शोभा नहीं देता है। ये आपके नेता टोटी चोर है, यहाँ पर नैतिकता पर बीजेपी को पाठ टोटी वोटी वाली बातें, पॉलिटिकल मोरालिटी आपकी जीरो है, आपकी पॉलिटिकल मोरालिटी जीरो है। नैतिकता पर भाषण मत दो, नैतिकता पर भाषण मत दो। से आते हैं, सुन लीजिए। अरे संजू जी, सुन गायत्री प्रजापति का नाम याद है? अरे भाई, ओके, ऑल राइट, ओके, वन बाय वन। हाँ, अरे मानक जी, हाँ अतुल बोलिए, कंप्लीट करिए। मेरा टर्न पूरा नहीं हुआ। दूसरा, देखिए आज चुनाव कहाँ है, चुनाव मुरादाबाद में। जैसे पीतल का व्यापार खत्म कर दिया, पीतल के व्यापारी जो आत्महत्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, रोटी रोजगार बंद हो गए। वहां पे जो लोग इन कारखानों में काम करते थे वो बेचारे आज कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है। तो ये तो इन्होंने काम करने का काम करा है। और बरेली की बात कर लिए, बरेली पे जरदोजी का जो काम होता था, तो छोटे छोटे काम उद्योग धंधे थे वो पलायन कर चुके हैं।
वो लोग आज उद्योग बंद करके अपने छोटे छोटे रोजगार जो थे वो समाप्त करके कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है। तो इस तरीके का भाजपा की सरकारों ने काम करा है। और रहा सवाल रामपुर का, रामपुर की जनता क्या इन्हें वोट करेगी? अरे देखिए, बकरी चोरी के, भैंस चोरी के मुकदमे में रामपुर के आजम खान साहब को आपने 2 साल से जेल में बंद कर रखा है। और उधर जो है हाथरस की घटना पे जब कवर करने गए थे हमारे पत्रकार साथी एक जो है, उन्हें वो 2 साल से आज बंद है। ये बात जरूर है कि 15 फरवरी को उन्हें अभी जो है क्या नाम है, कुछ दिन पहले इंटरिम बेल मिली है अपनी माँ से मिलने के लिए, जो बेचारी डेड बेड पे है। तो इस तरीके की कार्य ओके अतुल, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। ओके रुक जाइए एक सेकंड। आपने रामपुर का जिक्र किया, वहां की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संजू आ रहा हूं, उसके बाद दूसरे राउंड में आ रहा हूं। अभी संजीव त्रिवेदी इस समय सहारनपुर में है, शाहजहांपुर से प्रशांत गुप्ता है। संजीव आपके पास आ रहा हूं। और संजीव, आपने तो क्योंकि अब्दुल्ला आजम से अच्छी खासी बातचीत भी की है, इंटरव्यू भी किया है, आप उस इलाके में घूम के भी आए हैं। आज अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों की किस्मत का फैसला भी होना है। पहले तो संजीव, आप जहां हैं सहारनपुर, वहां का माहौल बताइए, आज कैसी वोटिंग हुई है, किन मुद्दों पे हुई है। उसके बाद अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर बोलिएगा। संजीव। बिल्कुल मानक, देखिए मैं सहारनपुर में था, शहर में, और सहारनपुर में 7 जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें से एक देवबंद है। करीबन 50 किलोमीटर का फासला है वहां से। तो मैं इस वक्त देवबंद आ गया हूं। दारुल के लिए विश्वविख्यात, त्रिपुरी देवी मंदिर के लिए विश्वविख्यात, शाकुंभरी देवी मंदिर के लिए विश्वविख्यात। तो ये पूरा इलाका जो है, ये आप ये समझ सकते हैं कि कैसे सभी कम्युनिटीज के आपस में सौहार्द का परिचायक है। और उसी का एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। ये हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? जी, मुर्तजा कुरैशी है। ये मुर्तजा कुरैशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट में हैं। जिस बूथ पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, मुर्तजा कुरैशी भारतीय जनता पार्टी के। और आप किसके लिए कर रहे हैं? मोहम्मद अजमल बीएसपी के लिए। मोहम्मद अजमल बीएसपी के लिए। और आप समाजवादी पार्टी के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर असलम अली। अब ये बताइए, मुझे इनसे सवाल पूछना है, और मानक आपको आपके सवाल का जवाब इन दोनों के जवाब में मिल जाएगा कि ऐसे में जबकि आप दोनों हैं यहाँ पे खड़े, तो कहा यह जा रहा है कि ये जो वोट डिवीजन से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है, ऐसा इस बार होता दिख रहा है? बिल्कुल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इस बार जो सरकार बनने जा रही है वो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। माने वोट नहीं बटा, आपको लगता है? बिल्कुल वोट नहीं बटा है, एक तरफा वोट साइकिल को मिला है। अब ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं, मेरा मानना है कि जिस तरह 3-4 दिन पहले शिमलाने में से कार्तिक राणा जी की कम्युनिटी के लोगों ने उनका विरोध किया है, इससे लगता है कि वोट बिल्कुल बटा है। और ये जो है बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, इनको एक तरफ इस सीट को निकाल के ले जा रहे हैं और ये फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पर खड़े हैं। और जिस तरह से हमारा मतदान ना है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो कहीं ना कहीं इस चीज को निर्भर करता है कि यहाँ से बीएसपी का ही कैंडिडेट निकलेगा। अच्छा, आप देखिए इनके दावे मानक भाई कि बीएसपी देवबंद में, और देवबंद में आप जानते हैं कि मुस्लिम मतों की संख्या आधे से ज्यादा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से मिजाज। लेकिन ये मुर्तजा है भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट। अब जबकि आपकी तो यहाँ पर सीट है, अब ऐसे में आपको क्या लगता है? एक तरफा वोट का दावा है, ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास भी वोट आया। ऐसा नहीं है, वोट तो सभी जगह बटा है। ओबीसी साहब भी ले गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे मुस्लिम खड़े हैं, और आईएम के जो पतंग से है वो भी मुसलमानी है। वोट तो कई जगह बटा है, और हमें लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल फायदा होगा और हम इसके अंदर कामयाब होंगे, ये हमें उम्मीद है इस वर्ष से। चलिए, तो ये मानक भाई मिजाज यहाँ का। लेकिन आपको हम बताते चले उस सवाल का जवाब जो शायद आप जानना चाहेंगे। ये वो इलाका है जिसमें कि पिछली दफा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में मिला था देश भर में। आपको याद होगा, हम 2017 की तो बात करते हैं, 2019 की देखिए बात करें, 11 लोकसभा सीटें आती हैं इस पूरे इलाके में, और उसमें से 7 पर जीत हुई थी। बीएसपी और एसपी कंबाइन जो चुनाव लड़ी थी उसको मिला था जीत। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वोट एक तरफा हो जाता है यहाँ, तो कैसे नतीजे आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में इस वक्त काफी सीटों पर है, 38 सीटें, जैसा कि आप खुद बता चुके हैं 55 में से। लेकिन उसका अर्थ ये भी हो जाता है कि हर तीसरा विजेता जो है वो समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि 17 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कि 1 आउट ऑफ 3। तो ये 2-1 का यहाँ रेशियो है, और वो तब जब कहते हैं कि वोट डिवीजन हुआ था। तो कुल मिलाकर के इस इलाके में अगर समाजवादी पार्टी आरएलडी कंबाइन बढ़िया नहीं करती है, तो
तो फिर पूरे यूपी में उसको दिक्कत हो जाएगी, ये मानकर चला जा सकता है। लेकिन यहाँ ये जो दोनों महानुभाव हमारे साथ खड़े, एक बीएसपी के पोलिंग एजेंट, एक सपा के पोलिंग एजेंट, इनकी बातों से समझ लीजिए कि वोटों का कहीं ना कहीं डिवीजन तो जरूर हुआ है। संजीव जरा इन तीनों से जरा ये भी पूछ लीजिए जल्दी से कि इनके हिसाब से किन मुद्दों पर वोट पड़ा है आज। तीनों से पूछ लीजिए किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, आप ही बता दीजिए मुर्तजा जी कि कौन सा ऐसा इश्यू है जिस पर वोट पड़ा है आज। देखिए, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था है। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और हमारे जहाँ तक भी वोट हमने किया है कि कानून व्यवस्था बहुत वोट पड़ रहा है। और दूसरा जो योजना जो मोदी जी ने राशन और आयुष्मान कार्ड वगैरह जो भी बहुत सारी योजना सरकार की जब ज़्यादा से ज़्यादा 90% मुस्लिम को मिली है, इसलिए मुसलमानों को बहुत रुझान है इस सीट पे भी। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस सीट पे ये हमारे ब्रजेश जो भाजपा के कैंडिडेट है बिल्कुल विजय होंगे। तो आपको मुस्लिम मत मिले होंगे? बिल्कुल हमें यही उम्मीद है कि बिल्कुल मिले होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 950 मकान जो है ना आयुष का उसके अंदर आई है, तो उसमें 650 मोहम्मद मुसलमानों को मिले हैं। अच्छा। तो इसलिए मुसलमानों को रुझान बहुत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जी बिल्कुल है। अब देखिए, ये लाभार्थियों का अपना एक समूह होता है, एक जाति बन गई है लाभार्थी, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका लाभ मिला होगा। देखिए, ये बात आपको चिंता में डालेगी कि जो लाभार्थी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो लाभ देखते हैं और लाभ देने वाले का समर्थन करते हैं। तो आप सिर्फ इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं कि वो योगी की सरकार है? नहीं, योगी की सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो पूरा यूपी है वो बदलाव चाहता है। महंगाई की मार इस कदर है जिससे जो, पर ये तो आपके ही क्षेत्र के हैं, आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे जब आप मुद्दे ये हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो अखिलेश यादव की आ रही है, जैसा कि लोगों का रुझान है। और ये किस बात पर आ रही है? मुद्दे यही है कि जो है ना, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, कभी हिजाब के ऊपर कभी मंदिर के ऊपर, तो इस चीज से लोग बाग इस चीज से उब चुके हैं। लेकिन महंगाई तो देखिए, तो ये अच्छा, महंगाई आपको क्यों दे वोट? इनके भी मुद्दे उनके भी मुद्दे हमने सुन लिए। देखिए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी अगर तो ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे। अगर आप देवबंद छोड़िए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर असेंबली में जाने का रास्ता तलाश करेंगे तो दलित समाज ही के साथ निर्भर हो पाएगा। तो ये तो बात, और रही ये बात देवबंद तो ओवैसी साहब कहते हैं, ओवैसी साहब भी कहते हैं। और रही बात देवबंद सीट की, तो देवबंद एक बीएसपी के लिए सेफ सीट है, जिस तरह करहल अखिलेश जी के लिए सेफ सीट है और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी के लिए मास्टर स्ट्रोक सीट है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, देवबंद में कम से कम मारक ये डिवीजन का थोड़ा फैक्टर दिखाई पड़ेगा। बड़े विश्वसनीय और बड़े कन्विंसिंग अंदाज में ये बातें जो कह रहे हैं, पर कुल बात तो यही है मानक अल्टीमेटली कि ये सब मान रहे हैं इस बात को कि दो घोड़ों की लड़ाई लग रही है ये पूरा जो इलाका है इसमें। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें जहां बीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी तरफ रुझान कुछ मुस्लिम मतों का हो सकता है, वरना 1-to-1 फाइट है। और अगर 1-to-1 फाइट है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी कहीं न कहीं बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। ठीक है, ओके संजीव, रुकिएगा, लौटूंगा आपके पास, रुकिएगा, अभी टाइम बहुत है, लौटूंगा आपके पास। जहां काउंटिंग, प्रशांत जल्दी से शाहजहांपुर का माहौल बता दीजिए, कैसी वोटिंग हुई है, किन मुद्दों पर हुई है? प्रशांत, फिर आ रहा हूं संजू और अतुल। प्रशांत। मानक जी, मैं आपको बता दूं कि जहां बात ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति की हो रही है, देखिए ये इलेक्शन सीधे तौर पे बाइपोलर है। एक तरफ सपा आरएलडी गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा है। लेकिन यहां पर हम एक चीज भूल रहे हैं, वो है जो बीएसपी का मेन वोटर जो है, जो दलित वोटर है, जिसमें जाटव है, जिसमें वाल्मीकि है, जिसमें खटीक है। इस वोटर की तादाद भी हर जिले में, हर विधानसभा में उतनी ही मायने रखती है जितनी मुस्लिम आबादी की का मतदाता है और या अन्य बिरादरी का है। जहां अगर ध्रुवीकरण की बात होती है तो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस, जाट ये सब एक तरफ अगर मिल जाते हैं और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम आबादी हो जाती है और यादव एमवाई फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक फैक्टर बहुत बड़ा है जो है दलित फैक्टर। और इस फैक्टर को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि बीएसपी उस तरह से मैदान में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ विधानसभाओं पर जहां पे मजबूत कैंडिडेट है वहां पर है। ऐसे में वो दलित, वो जो मुस्लिम दलित गठजोड़ होता था या जो ब्राह्मण साथ में आता था बीएसपी के साथ में, वो
इस बार नजर नहीं आ रहा है, तो वो फैक्टर कहां पे जाएगा, वो बहुत अहम भूमिका निभाएगा जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। मेरे साथ में शाहजहांपुर के कई लोग हैं और ये एक मिक्स आबादी वाला इलाका है जिस पोलिंग बूथ में खड़ा हुआ हूं मैं, जिससे ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो विकास की बात करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो एक बीजेपी के पक्ष वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है या विकास नहीं हुआ है, रोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है या महंगाई बढ़ी है, वो दूसरा पक्ष है। तो ये एकदम क्लियर है और ये हर जगह पे दिख रहा है। जो लाभार्थी हैं वो एक अलग बिरादरी हो गई है, उनका कहना है कि उनको लाभ मिले हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा अहम रोल रहने जा रहा है इस पूरे वोट पे, क्योंकि विकास के साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इश्यू बनकर उभरा है, चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो चाहे वो दूसरे चरण का चुनाव हो, और ये शहरों के साथ साथ गांव में भी देखने को मिला। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, क्या लगता है आपको इस बार किस आधार पे वोट किया गया, किस आधार पे आप लोगों ने वोट डाला और क्या मुद्दे थे शाहजहांपुर के? शाहजहांपुर का मुद्दा सबसे बड़ा विकास था। हम लोगों के चाहिए जात धर्म से उठ के हम लोगों को मतदान करना चाहिए, देश हित की बात करनी चाहिए, मतलब विकास कितना ज्यादा से ज्यादा कौन कर सकता है उस पे बात करनी चाहिए। यही चीजें उस पे विकास, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों के आधार पे वोट किए गए। इन मुद्दों पे भी वोट किया गया है और यहाँ फिलहाल माननीय कदम सुरेश खन्ना जी 9वीं बार 9 लका हार पहनने जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी वाले, खैर छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ से हैं? लेकिन उनकी बीजेपी वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी छवि यहाँ बहुत साफ सुथरी है। अच्छा। और विकास पे बहुत जोर देते हैं, काफी विकास किया है। तो आपको लगता है कि विकास के नाम पर, फिर तो यहाँ पे 1.25 लाख के करीब मुसलमान हैं, तो उनको भी विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, उनकी जो है ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? सुधीर कुमार। हाँ सुधीर जी, क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है, बट लेकिन विकास के नाम पे और गुंडागर्दी जो कम हुई है उसके मुद्दे पे वोटिंग ज्यादा हुई है, उसके नाम पे हुई है। लेकिन बाकी, क्योंकि आपका मिक्स आबादी है, मैं यहाँ पे पोलिंग बूथ है, इधर मस्जिद है, इधर मंदिर है और बीच में पोलिंग बूथ है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे सब मिक्स आबादी के लोग हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे लोगों ने जो वोट किए वो किस आधार पे किए होंगे? अब ये तो वही मुद्दा तो विकास का भी है और प्लस हिंदू मुस्लिम भाई का भी है। अब क्या लोग सब मिलकर रहते हैं, लेकिन ऐसा मस्जिद भी है, मंदिर भी है। ये आप बताइए, क्या लगता है आपको? यहाँ पे देखिए, आपको बताएं, ये ब्राह्मण परिवार से हैं, यहाँ जाटव परिवार से भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम पंजाबी से हैं, ये बनिया है, मैंने हर तरह बिरादरी का वोट उनको मिलता है और कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा खन्ना जी के इस नहीं, खन्ना जी की बात नहीं, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब चुनाव खत्म होने को है, कुछ क्षण बचे हैं जिसमें वोटिंग खत्म हो रही है। अब तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं बात कर रहा हूँ कि क्या विकास के मुद्दे अहम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अहम होता है, या फिर धर्म की राजनीति या जाति की राजनीति अहम हो जाती है, वो भारी हो जाती है विकास, लॉ एंड ऑर्डर या तमाम चीजों के ऊपर? खन्ना जी विकास के महापुरुष हैं। आप फिर खन्ना जी पे लौटा। ओके प्रशांत रुक जाइए, संजू वर्मा। ओके प्रशांत, एक सेकंड रुक जाइए। संजू वर्मा, और ये आंकड़ा आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं, 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 60.31% मतदान हुआ है और जिलेवार भी आपको दिखा रहे हैं। 58% हुआ है शाहजहांपुर में, बाकी जिले भी सब दिखाते रहेंगे, पर 60% वोटिंग। संजू वर्मा, आपको ठीक लग रहा है? पिछली बार भी इसी के आसपास हुई थी। मानव जी, यदि आप पहले चरण और आज दूसरे चरण की वोटिंग का पैटर्न देखें तो लगभग 58 और 61% के बीच का एवरेज रहा है, जो मुझे लगता है आज के जमाने में, जबकि पोस्ट कोविड ऑर्डर की हम बात करते हैं, जहां पर रहने की और लाइफस्टाइल में इतनी चेंजेस हुई हैं, 58 to 61% वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट मेरे हिसाब से बेहतरीन है। और मुझे लगता है, जैसे कहा जाता है क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में, क्लॉक ओवर्स में, अभी आप देखेंगे, मेरा यकीन है कि लास्ट में ये बढ़कर शायद 64-65% हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि एवरेज जो विमेन वोटर्स हैं उनका परसेंटेज पिछली बार भी करीबन 63% था और मेल वोटर्स का परसेंटेज ओवरऑल 58-59% था। मतलब 3 से 4% ज्यादा महिलाओं ने आकर वोट किया है। और मुझे लगता है जो विमेन वोटर बेस है, ये बीजेपी का एक कोर वोटर बेस है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यादव हो, जाटव हो, नॉन जाटव, दलित हो, मुसलमान हो। मेरी एक बात बताइए मुझे मानक जी, इतना कुछ मुस्लिम एरिया है, रोहिलखंड में 30%
है, रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने बीएसपी ने 103 मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया था। 103, उनमें से कितने जीते? 0 के बराबर। पिछली बार बीजेपी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, पर हम 300 पार कर गए। इस बार भी 33% टिकट बीएसपी ने मुसलमानों को दी है, 15% टिकट मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने दी है। और ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की, और आपने तो एक को भी नहीं दिया। ये सब शायद एनडीए में पूरा एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है इस बार। मैं आ रही हूँ मानक जी, मुझे पता था मैं जैसे बोलूंगी आप मुझ पर ताना कसेंगे, क्योंकि हम वोटर बेस को मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जाटव दलित, नॉन जाटव दलित, यादव, नॉन यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्या, ये सब तरीकों से नहीं बांटते। आपके पत्रकार ने, रिपोर्टर ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पर कोई नजर नहीं डाल रहा है वो है लाभार्थियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुझे बताइए, जो 98 लाख, लगभग 1 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिला है उत्तर प्रदेश में, 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, 1.5 करोड़ लोगों को, महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है, 15 करोड़ लोगों को कोरोना के चलते मुफ्त राशन मिला है, 1.25 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिली है। तो मुझे लगता है ये चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं ये जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको मुफ्त गैस कनेक्शन मिली है, वो ये देखेंगी कि हम बुर्खा पहन के वोट करते हैं, तिलक लगाकर या भगवा पहन के वोट करते हैं, उनको चूल्हे से मुक्ति मिली है, वो वोट भाजपा को देंगे। जो 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, वो ओके, अतुल सक्सेना, ओके, अतुल एक तो ये बताइएगा, अतुल जरा ये बताइएगा, एक तो आज जो बड़ी बड़ी चेहरे आज मैदान में हैं, उनमें सुरेश खन्ना है, बीजेपी सरकार में मंत्री थे, अभी प्रशांत गुप्ता वहीं से रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। आज आपकी भी इज्जत दांव पर है। आपने आजम खान को टिकट दिया है जो जेल में है, और उनके बेटे को भी टिकट दिया है। आपके हिसाब से दोनों जीत रहे हैं क्या? और नहीं जीते तो उसका मैसेज क्या होगा? देखिए मानक जी, दोनों जीत ही नहीं रहे हैं। आजम खान साहब और अब्दुल्ला दोनों ही प्रचंड बहुमत से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, रामपुर से, सुहार से जीतने का काम करेंगे। 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। और जिस तरीके से वोट पड़ रहा है, आप देखिए भाजपा ने जिस तरीके से जो है अब्दुल्ला को और आजम खान साहब को जो है जेल में बंद रखने का कार्य करा और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करा, वो आपके सामने है। अरे देखिए, छोटे छोटे जुल्म के में भी जो लोग होते हैं वो भी जेल में सड़ रहे होते हैं, और इधर जो है दूसरी तरफ 4 महीने में 4 किसानों को रौंदने वाला ये अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा को 4 महीनों में ही छोड़ दिया जाता है। और मुझे मानक जी अफसोस भी है, ये छोड़ ही नहीं दिया गया, बल्कि इसका केस ही रफा दफा कर दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जो है कोर्ट ने टिप्पणी करी है, ये जो गाड़ी चढ़ाई गई है ये अपने आप को बचाने के लिए भी एक प्रयास था। तो बेसिकली हाई कोर्ट ने तो एक केस ही बंद करने का सा काम कर दिया है। तो इसमें आगे न्याय की उम्मीद क्या करी जा सकती है? अरे हाई कोर्ट की टिप्पणी है, उस पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। हाई कोर्ट में जो पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया चली है, अतुल, कम से कम हाईकोर्ट पे हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि गाड़ी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए चढ़ाई थी। नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं देखिए, मुझे पता है आपने पूरा, मुझे मालूम है आपने जजमेंट पढ़ा होगा। नहीं सुनिए ना अतुल, एक सेकंड, अतुल रुकिए ना, एक मिनट, एक सेकंड, अतुल एक सेकंड, 1 सेकंड, नहीं प्लीज देखिए, अब आप एक मिनट आवाज बंद करिए। नहीं अतुल, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हाईकोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट का बाकायदा ऑब्जर्वेशन ऑर्डर, उस पर हमें इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, हाईकोर्ट ने यह कहा था हो सकता है, हाईकोर्ट ने कहा था हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी इस तरह से चलाई हो कि वो एक्सीडेंट हो गया हो। खैर, और वैसे भी उसमें तो धाराएं, गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। खैर एनीवे, उस पर नहीं आ रहा मैं। संजीव, आपके पास आ रहा हूं, टाइम भी क्योंकि खत्म होने वाला है। संजीव, ये जो 55 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, ये वो इलाका है, इन इलाकों में जो भी पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है।
2007 में बीएसपी ने इन 55 में से 35 सीटें जीती थीं। बीएसपी की सरकार बनी थी। 12 में समाजवादी पार्टी ने इन 55 में से 40 जीती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 17 में इन 55 में से बीजेपी ने 38 जीती थी। बीजेपी की सरकार बनी थी। मतलब इसे माना जा सकता है कि आज का चुनाव काफी हद तक तय कर देगा कि यूपी में क्या होने जा रहा है। संजीव, देखिए, इस फिनोमिना को आप भी जानते हैं, बेलवेदर स्टेट एरिया कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई जीत रहा है तो जाहिर है उसकी सरकार बन रही है। तो इस इलाके को सही में एक बेलवेदर इलाका कहा जाता है। लेकिन आपको इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले आपने वो रामपुर वाली बात पूछी थी और मैंने वहां जाकर के इंटरव्यू किया था अब्दुल्ला आजम का। तो जो महसूस किया था वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, वहां पर करीब दर्जन भर से ज्यादा इलेक्शंस ये परिवार जो आजम खान का है वो लड़ चुका है और उनके पास एक इलेक्शन मशीनरी है। और हमारे देश में वोट तब ज्यादा मिलते हैं जब आप जेल में रहें, कुछ ऐसी परंपरा बन गई है। तो मैंने वहां तो ये महसूस किया था कि दरअसल इनके पास मशीनरी तो है ही मुस्तैद मौजूद और वो वोट लाएगी, वो इलेक्शन लड़ेगी और यहाँ एक सिंपैथी का फैक्टर भी है वहां पर। तो वहां रामपुर में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा नतीजों में, ऐसा मुझे कम से कम रामपुर के लिहाज से नहीं लगता है। लेकिन बदलाव इस तरफ आ सकता है। इस तरफ इसलिए बदलाव आ सकता है कि देखिए, कंसोलिडेशन ऑफ वोट हुआ है। ये बात तय है कि जो गैर भाजपा वोट है उनमें कंसोलिडेशन हुआ है। अब वो बदलाव कितना बड़ा बदलाव होता है ये देखना पड़ेगा। और अगर वो तो 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को वो बीएसपी में वापस चला गया है। बिल्कुल, बीएसपी वाला फैक्टर, जैसे प्रशांत भी कह रहे थे, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बीएसपी वाले फैक्टर को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम करके नहीं आंकना चाहिए। और संजीव जैसे पहले बता रहे थे, अगर वोटों का डिवीजन होता है, वोट बढ़ता है, बीजेपी का विरोधी वोट, तो फायदा भाजपा को हो सकता है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी तक का अपडेट यही है कि शाम 5 बजे तक यूपी में 60% के आसपास वोटिंग हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू संजू, अतुल, संजीव, थैंक यू, प्रशांत, धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय